चलें बेटा देखें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करते हैं। आज का ये लेक्चर 1 है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, सारी बातें आज के लेक्चर में हो जाएंगी। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर लिए जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, जिसमें आपका फुल कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कवर हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है ये बताना है, तो आप अभी तक ये समझ लीजिए कि हम लोग शुरुआत से जब आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो आइसोमेरिज्म के हमने 2 पार्ट पढ़ाए थे। हमने कहा था एक स्ट्रक्चरल होता है, एक हमारे पास स्टीरियो होता है। जब हमने स्टीरियो स्टार्ट की थी तो हमने कहा था स्टीरियो के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास कन्फर्मेशनल होता है, एक हमारे पास कन्फिग्रेशनल होता है। ठीक है, कन्फिग्रेशनल के भी 2 पार्ट होते थे, एक हमने जीआई पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन उसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या होती है? इसमें बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है, बस लाइट के टुवर्ड्स इसका बिहेवियर चेंज होता है। भाई कोई भी मॉलिक्यूल है, हमसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हमको दे दिया जाए और पूछा जाए क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो हम उसको चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे चेक? लाइट के टुवर्ड्स उसका बिहेवियर, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देगा, रोटेट करा देगा, हम कहेंगे हाँ ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें कई सारे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि सर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, या हमारे पास जो होता है डेक्स्ट्रो क्या होता है, लीवो क्या होता है। वो सारी बातें अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ रही हैं। मान ले हमारे पास कोई स्टूडेंट आया, भागा भागा आया हमारे पास और कहने लगा सर ये बताइए कि ये देखिए ये कंपाउंड लेके आया, कहना ये लीजिए बताइए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो हम कहें रुको हम तुम्हें बताते हैं ऑप्टिकली। मान लिया एक्स कोई लेके आया, कोई एक कंपाउंड एक्स है, ये हम इसको ऊपर यहाँ पर रख लेते हैं। ये कोई एक कंपाउंड एक्स लेके आया और हमसे पूछने लगा कि सर ये बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने कहा चलो तुमको देख के दिखाते हैं कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं। उसको हम लैब में लेके गए। लैब में क्या किया, हमने एक लाइट सोर्स लिया, और जितना आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं आपको सबको मालूम है कि जो लाइट सोर्स होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। जो लाइट सोर्स होता है, कोई भी पॉइंट सोर्स होगा वो हर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लाइट रेज जो है वो हर डायरेक्शन में निकलती हैं। आप छोटा सा एक बल्ब लोगे तो उसकी रोशनी देखो हर डायरेक्शन में आती है, किसी सीधी एक डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो अगर कोई भी हमने लाइट लेंगे तो वो ऑल डायरेक्शन में मूव करेगी, हर डायरेक्शन में उसकी रोशनी जाएगी। हमको ये लाइट नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्लेन पोलराइज लाइट। अब सर इसको हम प्लेन पोलराइज लाइट में कैसे कन्वर्ट करें? तो उसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पर एक प्रिज्म लगाते हैं, ये हमारे पास एक प्रिज्म होता है। ठीक है, और ये प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म होता है बेटा? निकोल प्रिज्म। ये पोलराइजर का काम करता है। किसका काम करता है? पोलराइजर। ठीक है, ये पोलराइजर का काम करता है। ये सारी की सारी लाइट इससे पास होती है। जब इससे पास होगी तो ये क्या करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट को ही आगे बढ़ाता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे हम लोग बोलते हैं पीपीएल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएल। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर समझना, यहां अभी हम तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ी सी हम तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। यहां पर देखो क्या होता है, जो लाइट सोर्स होता है वो हर डायरेक्शन में मूव करता है। जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है। आप कभी जाइए बल्ब जलाइए, अगर वो लाइट जो है पूरे हर डायरेक्शन में मूव ना करती तो आपके पूरे कमरे में कभी रोशनी ना होती। बात समझ में आ रही? कोई भी लाइट सोर्स हो वो हर डायरेक्शन में मूव करती, चारों तरफ फैलती है। तो ये चारों तरफ फैल रही थी, हमने एक प्रिज्म लगाया। प्रिज्म लगाने से हमने क्या किया, जो चारों तरफ लाइट जो फैल रही थी उसको एक करके हमने यहां पर पीपीएल बना लिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ये यूं यूं ऊपर नीचे वाइब्रेट होगी, बस। क्लियर नहीं क्लियर? और ये काम किसने करके दिया हमें? ये काम करके दिया निकोल प्रिज्म ने। ठीक है, निकोल प्रिज्म ने करके दिया, इसीलिए इसको हमने एक नाम दिया पोलराइजर, निकोल प्रिज्म को। पूछा जाए निकोल प्रिज्म बना किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है डॉक्टर साहब। ये हमारे पास निकोल प्रिज्म किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब क्या करें? अब हम लोग करते ये हैं कि यहां पर
हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोलरीमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट लगाया, इसको हमने बोला पोलरीमीटर। ये हमारे पास क्या होता है, पोलरीमीटर होता है। ये क्या होता है बेटा, पोलरीमीटर होता है। ये हमारे पास पोलरीमीटर होता है। अब जो वो स्टूडेंट था, वो जो एक्स को लेके आया था हमारे पास और रिक्वेस्ट कर रहा था, सर ये बताइए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। देखो अभी तक हमने तुमको जीआई कंडीशन बताई, अभी हमने तुमको सारी आइसोमेरिज्म की कंडीशन बताई। अब अगर हमारे पास कोई लड़का लेके आ जाए, कोई एक कंपाउंड लेके आ जाए, मान लिया वो एक्स लेके आया था और हमसे पूछ दे कि बताइए सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम कहेंगे रुको, पहले हम ये सेटअप पूरा लगाया। सेटअप में क्या लगाया, लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स के आगे हमने निकोल प्रिज्म लगाया, निकोल प्रिज्म से हमको पीपीएल मिला, पीपीएल के आगे अब हमने पोलरीमीटर लगाया और इस एक्स का सोल्यूशन बना के इसमें भर दिया। जो ये एक्स है, एक्स का सोल्यूशन बना के इसमें हमने भर दिया। देखो ये सोल्यूशन इसमें हमने पूरा फिल कर दिया, एक्स का सोल्यूशन बना डाला और सोल्यूशन बना के इसमें फिल कर दिया। अब इस पीपीएल को इस पोलरीमीटर और जो इसके अंदर सोल्यूशन है उससे गुजारेंगे। जब यहां से ये पास होगा तो यहां पर हमको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट हमारा एक नहीं 3 हो सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो 3 हो सकते हैं। या तो जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहेगी, जो जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहेगी। देखो ये ऊपर और ये नीचे ऐसे ही रहेगी, ठीक। या एक काम ये हो सकता है कि ये हमारे पास रोटेट कर जाए। ये हमारे पास मेन पोजीशन थी और ये इधर देखो राइट हैंड साइड में रोटेट कर गई, ठीक है। और या हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर जाए। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर गई, ये यहां से सीधे से लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर गई। अगर हमारे पास ये जो लाइट है जैसी थी वैसी ही हमको वापस यहां मिली, इस पोलरीमीटर से पास कराने के बाद जैसी थी बिल्कुल वैसी ही हमको वापस मिली, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हमारे पास कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये रोटेट करता है इधर राइट और लेफ्ट, या तो राइट लेफ्ट कहीं पर भी रोटेट करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर। अब ये x की बात हो रही है, हमको अगर ये पता करना है कि ये जो x है, जो एक स्टूडेंट मेरे पास कंपाउंड लेके आया था, हमसे ये पूछ रहा था कि सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अच्छा एक बात समझ लेना, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें या ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें, अभी यहां पर जहां पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए बस तुम एक ही बात समझना, ठीक। तो हमसे ये पूछा था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ा, हमको ये पूरा सेटअप लगाना पड़ा, लैब में जाके पूरा सेटअप लगाना पड़ा। लैब में हमने लाइट लिया, लाइट के आगे निकोल प्रिज्म लिया, निकोल प्रिज्म से जो लाइट पास हुई वो पीपीएल बन गई। पीपीएल बन गई मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने इस पोलरीमीटर से गुजारा, और खाली पोलरीमीटर नहीं था, उसके अंदर जिसको हमको चेक करना था उसका सोल्यूशन भर दिया। जब सोल्यूशन से ये पास हुआ तो ये हमने रिजल्ट यहां पे चेक किए, हमने इस लाइट को चेक किया सोल्यूशन से निकलने के बाद। अगर ये मूव नहीं की कैसे भी, ना राइट ना लेफ्ट, तो इसको हमने बोला ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ये मूव कर गई इधर राइट और लेफ्ट, मतलब चाहे राइट या लेफ्ट कहीं भी मूव कर जाए, तो हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर। और ध्यान देना, अगर ये जो है लाइट हमारे पास राइट हैंड साइड मूव कर रही है तो हम इसे बोलते हैं डी फॉर्म, और अगर लेफ्ट हैंड साइड मूव करती है तो हम इसे बोलते हैं एल फॉर्म। डी फॉर डेक्स्ट्रो होता है और एल फॉर लीवो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि कोई ऑप्टिकल एक्टिव है कोई कंपाउंड की नहीं है, तुम क्या बताओगे, कहोगे लाओ हम देख के बताते हैं। उसका सोल्यूशन घोला, पोलरीमीटर के अंदर भरा और हमने लाइट पास कराई। लाइट कौन सी, कोई आम लाइट नहीं, खास लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात समझ में आ रही है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसमें जो लाइट जो चारों डायरेक्शन में जा रही होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में कंडेंस हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर नहीं क्लियर। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है पोलराइजेशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा। अबे आजकल वो नहीं आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, पोलराइज मिरर आ रहे हैं। पोलराइज जो है तुम्हारे पास जो पोलराइज मिरर आ रहे हैं और पोलराइज ग्लास आ रहे हैं, चश्मा वश्मा लगाते होंगे। अच्छा
कभी तुमने देखा है कि आज से काफ़ी साल पहले जो होता था, बहुत साल पहले जो पुराने बच्चे अपने पापा वापा से पूछेंगे या जो पुरानी पिक्चरें देखते होंगे, उसमें देखा होगा होता क्या था कि अगर एक हाईवे पे गाड़ी जा रही है इस तरीके से, अचानक में रात में उनको सफ़र करना पड़ा, हाईवे पे गाड़ी जा रही है, उधर से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक की लाइट पड़ी, लाइट जो है आंखों में चकाचौंध पैदा की, तो वो सीधे लाइट, वो गाड़ी कहाँ चली जाती थी? खाई में चली जाती थी। ज़्यादातर मतलब 90% पिक्चरों में यही होता था कि रात में गाड़ी लेके निकले और वो खाई में चले गए। क्यों? क्योंकि सामने से ट्रक आ गया और उनको कुछ दिखा नहीं, एकदम सडनली जो है वो ब्लैंक हो गए और चले गए। लेकिन अब फिल्मों में ये नहीं दिखाते हैं। उसकी वजह जानते हैं क्या है? कि वो जो गाड़ी के आगे का मिरर है, गाड़ी के आगे का जो ग्लास है ना, वो पोलराइज्ड हो गया है। अब वो पोलराइज होने से क्या फायदा हुआ? अगर लाइट जो आती है तो वो फैलने के बजाय, चकाचौंध होने के बजाय उसे कंडेंस कर देती है, तो हमारी लाइट जो आंखों में जाती है वो कम जाती है, तो उसमें जो हमारे जो सडन ब्लाइंडनेस होती थी वो कम हो जाती है। तो पोलराइजेशन का मतलब समझ में आया? पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो लाइट चारों तरफ बिखरी हुई थी उसको समेट के एक जगह पे कर दिया, बस ऐसा समझो। जो लाइट चारों तरफ बिखरी हुई थी उसको समेट के एक जगह कर देना पोलराइजेशन होता है। बाकी तो अपने फिजिक्स वाले टीचर से पूछना कि पोलराइजेशन क्या होता है, बाकी वहां पढ़ना, ठीक है। हमको तुम्हें यहां पे समझाना था कि पोलराइजेशन क्या होता है, वो हमने समझा दिया, ठीक। सारी लाइट को समेट के एक डायरेक्शन में कर देना, यही होता है पोलराइजेशन। तो इस लाइट का पोलराइजेशन कर दिया गया। किसने किया? निकोल प्रिज्म ने। निकोल प्रिज्म ने किया, इसलिए इसे हमने बोल दिया पोलराइजर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये लाइट हमने पोलरीमीटर से गुजारी, और खाली पोलरीमीटर नहीं, जिसको हमें पहचानना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसका सोल्यूशन इसके अंदर भर दिया, ठीक है। जब ये इससे पास हो जाएगी तो हमको रिजल्ट मिलेंगे। 3 तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं, 1 2 3। अगर ये लाइट बिल्कुल भी डेविएट नहीं की अपने पाथ से तो हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये रोटेट कर गई इधर राइट और लेफ्ट तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये राइट मुड़ रही है तो उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रोफॉर्म है, अगर ये लेफ्ट मुड़ रही है तो हम उसे बोल देंगे लीवोफॉर्म है। क्लियर नहीं क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? चले, अच्छा एक बात बताएं, हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, हम कैसे जानेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव कम है या ज्यादा है? हम अगर हमारे पास 2 कंपाउंड है भाई, एक X है और एक Y है, हम पूछे कौन ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम यहां से ये कह देंगे, ये देखो ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ये एंगल ऑफ रोटेशन है, हम ये कह देंगे जिसका थीटा ज्यादा होगा, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर एक बेईमानी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है। क्या चीटिंग हो सकती है भाई? अगर मान लेते, जैसे मान लिया हम तुमको कोई चीज पिक करने के दे, जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है, क्लास समझे रहना, क्या हमारे पास चीटिंग हो सकती है? मान लिया हमारे पास क्लासरूम है, ये तुमको जो है एग्जाम में दे, क्लासरूम छोड़ो, हमने तुमको एक जो है क्वेश्चन पेपर दिया, ठीक है। हमने कहा कि जो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको जो है हम फर्स्ट कहेंगे और दूसरे वाले को सेकंड कहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। लेकिन हमने उसमें एक घपला कर दिया। क्या किया? एक स्टूडेंट X था, उसको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिए वो हमने 200 दिए। हमने कहा 200 में से तुम उसको जो है सेलेक्ट करो और उसके बाद जो है जिसके ज़्यादा होंगे उसको जो है फर्स्ट कहेंगे। और जो दूसरा Y स्टूडेंट था उसको हमने सिर्फ 100 क्वेश्चन दिए। तो जाहिर सी बात है फ़ायदा किसको मिलेगा? जिसके पास 200 क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चन में उसको चॉइसेस ज़्यादा मिलेगी करने को, और जिसके पास 100 क्वेश्चन है उसके पास चॉइस कम हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर कोई टेस्ट करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है, तो हर पैरामीटर हमें फिक्स करना पड़ता है। जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है तो सब बच्चे के लिए 180 क्वेश्चन होते हैं, सब बच्चों के लिए वही 3 घंटे मिलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? सारे पैरामीटर सब बच्चों के लिए सेम रखे जाते हैं, तब वो टेस्ट कहलाता है, तब वो कंपैरिजन कहलाता है, ठीक है। यहां पर हम X और Y को कंपेयर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम ये चीटिंग कर दें कि ये पोलरीमीटर की लेंथ हम बढ़ा दें, या जो हमने कंसंट्रेशन लिया इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें, तो उसका फर्क थीटा पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पोलरीमीटर की एक स्टैंडर्ड लेंथ लेते हैं। जो हमारे पास पोलरीमीटर होगा, जो उसकी लेंथ होगी, वो हम एक स्टैंडर्ड लेंथ लेते हैं। वो कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा उसकी लेंथ? 1 सेंटीमीटर होती है। क्लियर नहीं क्लियर? इसकी लेंथ हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
और हमारे पास जो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो हम ले लेंगे 1 ग्राम पर ml। जो कंसंट्रेशन होगा वो भी हम लोग फिक्स कर लेंगे 1 ग्राम पर ml। जो कंसंट्रेशन होगा वो भी हम फिक्स कर देंगे 1 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml कंसंट्रेशन भी हमने फिक्स कर दी और लेंथ भी हमने फिक्स कर दी। ठीक है, तो जब हमने दोनों चीजें फिक्स कर दी हैं तो अब हमारे पास कंपैरिजन बड़ी आसानी से हो सकता है। कंपैरिजन बड़ी आसानी से हो सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग थीटा से नहीं कंपेयर करते, हम लोग अल्फा से कंपेयर करते हैं। और अल्फा का एक फार्मूला होता है थीटा अपॉन एल इंटू सी, मतलब रोटेशन पर लेंथ पर कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे हम लोग कंपेयर कर देते हैं। अब जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात समझ लीजिए, सिर्फ हम थीटा से नहीं कंपेयर करेंगे। थीटा से इसलिए नहीं कंपेयर करेंगे कि थीटा से गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हमने इसकी लेंथ और कंसंट्रेशन जो होगी, चाहे हम एक्स लें, चाहे वाई लें, चाहे जेड लें, चाहे कोई भी कंपाउंड लें, चाहे हम ग्लाइकोल लें, चाहे इथाइलिन ग्लाइकोल लें, कुछ भी ले लें, चाहे अल्कोहल ले लें, कुछ भी ले लें, उसके लिए हमारे पास पोलरीमीटर की लेंथ से वही रहेगी और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी। 1 ग्राम पर ml ही लेंगे हर जगह पे। क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसका अल्फा ज्यादा आएगा वो हमारे पास, जिसका अल्फा ज्यादा आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा, इससे पहले इतना नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ पॉइंट लिखाते हैं आपको, जल्दी नोट कर लें। ठीक है, बना लिया? चलिए, बना ही लिया होगा। अब आप पॉइंट लिखना शुरू करना बेटा। इसमें लिखो, इफ अ कंपाउंड रोटेट PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, then the compound is optically active and phenomenon is optical activity अब यहां से सारे पॉइंट हम लिखाई दे रहे हैं, यहां सारे पॉइंट लिखाई दे रहे हैं। लिखिए बेटा, पोलराइजर इज यूज्ड टू फॉर्म PPL। पोलराइजर is used to form PPL। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोलरीमीटर। ये पोलरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंगल ऑफ रोटेशन। जो पोलरीमीटर है ये एंगल ऑफ रोटेशन डिटरमाइन करने के लिए होता है, थीटा। अगर थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है तो ये क्या, अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। अभी लिखाते हैं, सब लिखाते हैं, टेंशन ना लीजिए, बस लिखते रहिए। लिखो बेटा, कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चर but different behavior with respect to PPL known as optical isomer। ठीक है, अब यहां पर जो है, जो हमारे पास प्लेन लाइट को राइट साइड में घुमाएगा उसे डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड घुमाएगा उसे लीवो बोलते हैं। ऐसे वहीं पर लिख लीजिएगा, जो राइट रोटेट कराए उसे डेक्स्ट्रो और जो लेफ्ट कराए उसे लीवो कराते हैं। टिक मार करके, डबल टिक मार करके एक पॉइंट लिखेंगे बेटा, यूरिया इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यूरिया जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यूरिया इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ग्लूकोज इज डी एंड फ्रक्टोज इज एल लीवो रोटेटरी। ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जो हमारे पास
फ्रक्टोज होता है वो लीवर रोटेटरी होता है। अब जरा समझो क्या होता है। मान लिया इसमें हमने यूरिया को घोल के डाला है, अगर यूरिया को घोल के डाला है तो यहां से अगर हम पीपीएल पास कराएंगे तो पीपीएल में कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई भी रोटेशन नहीं होगा, जैसी थी वैसे ही पीपीएल निकल जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर हमने ग्लूकोज डाला है तो जो ये पीपीएल है ये हमारे पास राइट हैंड साइड मुड़ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर इसमें हमने फ्रक्टोज भरा हुआ है तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी। तो जो हमारे पास लाइट है, लाइट के मुड़ने से हम तय कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो कौन सा कर रहा है, डेक्स्ट्रो है या लीवो है। राइट अगर लाइट मुड़ रही है, राइट अगर लाइट मुड़ रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो। अगर लेफ्ट मुड़ रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। क्लियर नहीं क्लियर? यहां तक बात समझ में आई थिंक आपके आ गई होगी। क्लियर? अब उसके बाद ये लिख लीजिए बेटा फार्मूला, अल्फा इज इक्वल टू लिख लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। जहां पर अल्फा लिख लीजिए, अल्फा होता है स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा होता है एंगल ऑफ रोटेशन, एल होती है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर, सी होता है कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर नहीं क्लियर? चल बहुत बढ़िया, यहां तक आपको अच्छी खासी बातें समझ में आ गई होंगी, आई थिंक सो। अब हम लोग कहां बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मान लिया तुम में से कोई एक स्टूडेंट आया हमारे घर पे, अभी हम घर से क्लास ले रहे हैं ना यहां पर, हालांकि कोई आना जाना ठीक है। मान लिया कोई एक, जैसे मान लिया जो है जो असगर है, ये अपने जलालपुर से चला और थोड़ी सी यूरिया लेके चला हमारे पास। कह रहे साकिब सर तो केमिस्ट्री बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनसे पूछेंगे कि बताइए यूरिया जो है ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। वो चला वहाँ से जलालपुर से आया हमारे पास, बड़ी दूर से आया और हमको यूरिया दे दिया और कहने लगा सर ये बताइए ये जो यूरिया है ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। हमने कहा यार बड़ी मुसीबत हो गई। अब हमने वो यूरिया ली, यूरिया लेके हम लैब गए, लैब खुलवाई क्योंकि आजकल बंद चल रही हैं, तो अपनी लैब खुलवाई। लैब खुलवाने के बाद उसमें जो है एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पता चला कि वो जो है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर रही है। उसके बाद आए हम इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भैया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि हम लैब गए थे, लैब में हमने इसको अच्छी तरीके से चेक किया है, ये किसी भी पीपीएल को रोटेट नहीं करा रही है। ठीक, अब समझो अगर हर बार यही होने लगे तो हर बच्चा हमारे पास लेके आए और हम लेके लैब में भागे तो हमारा तो फिर कल्याण हो गया, हम पर इसी भर के रह गए, सारी केमिस्ट्री एक तरफ पढ़ाना रह गई, हम सबका जो है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बताते घूम रहे हैं। तो इसके लिए एक तरीका होता है कि आप जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। सिर्फ ये बता सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, आप ये नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। बात समझे रहना, डेक्स्ट्रो और लीवो कहां पता चलेगा, ये तो हमको लैब में ही पता चलेगा। अगर हमको ये पता करना है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है सॉरी बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हम उसका स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे स्ट्रक्चर देख के बताएंगे, कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें यह पता चलेगा कि यह ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, हमें यह कभी नहीं पता चलेगा कि यह हमारे पास डेक्स्ट्रो है या लीवो है। मतलब ये पीपीएल को राइट साइड रोटेट करा रही है या लेफ्ट साइड रोटेट करा रही है, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। यह हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट बता सकता है। तो ध्यान देना, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तुम कहोगे ये हम स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछे तुमसे, ये पूछे बताओ ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, तो कहते ये हम नहीं बता पाएंगे, ये हम एक्सपेरिमेंट से ही बता पाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो सवाल जो आते हैं वो ये पूछा जाएगा कि बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, तो उसको कैसे जानते हैं? तो उसको जानने के 3 सिंपल ट्रिक होती हैं। जिस तरीके से आईएएस का एग्जाम देते हो, नहीं देते हो तुम लोग, तो नीट वाले हो, आईएएस का कहां एग्जाम दोगे? ठीक है, जो लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं उनको मालूम होगा। जो अच्छा, तो थोड़ी बहुत तुम लोगों को जानकारी होगी, आईएएस के एग्जाम में क्या होता है, पहले प्री होता है। ठीक है, अगर प्री सेलेक्ट कर लिया तब तुम आईएएस नहीं हो गए। अगर प्री में तुम सेलेक्ट हो गए, अभी तुम आईएएस नहीं हो।
फिर तुम मेंस में जाओगे। जब मेंस में जाओगे, मेंस सेलेक्ट हो गए, तब भी तुम आईएएस नहीं हो, जब तक कि तुम इंटरव्यू ना निकाल लो। जब इंटरव्यू निकाल ले जाओगे तब तुम आईएएस बन जाओगे। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी कंपाउंड जो मिलता है उसको हम चेक करते हैं कि उसमें कायरल सेंटर है या नहीं। अगर कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक, उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि कहीं उसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज तो नहीं। अगर उसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर मिल गया, फिर हम चेक करेंगे कि उसकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो हम कहेंगे हाँ ये हो सकता है, ये अभी भी हो सकता है, क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जब तक कि थर्ड वाला हम लोग नहीं ले लेंगे, थर्ड कंडीशन नहीं चेक कर लेंगे, तब तक कि हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते। जो थर्ड होता है वो हमारे पास होता है सिमिट्री। सिमिट्री, सिमिट्री का मतलब क्या होता है? सिमिट्री हम 2 तरीके की पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमिट्री, एक हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमिट्री। मतलब उसमें सिमिट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो? कायरल सेंटर होना चाहिए, यस होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और दोनों सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अब आधे ज्यादा बच्चे परेशान हो गए, सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? तो बेटा जितने जितना आप डिटेल पढ़ते चले जाएंगे उतना उतना बात आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, कायरल सेंटर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले दोनों होने चाहिए और नीचे वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जो मॉलिक्यूल है उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल हो या डाइसिमेट्रिकल हो। ठीक है, अनसिमेट्रिकल हो या वो डाइसिमेट्रिकल हो, इसको हम ये बोलते हैं। तो हम यहां पे तुम्हें बताएंगे कि जहां जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती होगी वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो इसीलिए हमने सिमेट्री तो लिखा, साथ में हमने लिखा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सिमेट्री नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? या तो वो कंपाउंड डाइसिमेट्रिकल हो या उसको अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, लेकिन डाइसिमेट्रिकल कहना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए अब चूंकि वो एक अलग सी बहस है, डाइसिमेट्री कहें कि अनसिमेट्री कहें, इसलिए हमने उसे कट ऑफ कर दिया। हमने कहा ये समझो कि सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बाकी वो लैंग्वेज में आपसे मतलब नहीं है कि वो ये बोले कि वो बोले, उससे मतलब नहीं। आपका सवाल निकलना सबसे बड़ी बात है कि सवाल निकलना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और दोनों सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए अब बच्चे पूछे कायरल सेंटर जो कह रहे हैं वो होता क्या है। अब 1 बाय 1 हम तीनों को पढ़ते हैं और बताते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। चले पहली हेडिंग लगा ले, इसमें फर्स्ट हेडिंग लगेगी बेटा कायरल सेंटर। फर्स्ट हेडिंग लगेगी कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास, जैसे आप कायरल सेंटर छोड़ो, कायरल सेंटर में हमारे पास कार्बन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको 99% केसेस में जो एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में वो कार्बन पे ही पूछे जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसको कायरल कार्बन पढ़ते होंगे। सेंटर हमने इसलिए लिखाया कि कार्बन के अलावा और भी चीजें कायरल हो सकती हैं। जो कायरल है, कायरल का मतलब जानते हो क्या होता है? कायरल का मतलब होता है हैंडेडनेस। अरे यार पता नहीं क्या क्या होता है स्पेलिंग उसकी, हैंडेडनेस। देखो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? हैंडेडनेस। जिस तरीके से हमारे, देखो हम लोग क्या कहते हैं, हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। बात समझे रहना, एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। कायरल का मतलब क्या होता है जरा समझो। कायरल का मतलब ये होता है, जिस तरीके से कायरल का मतलब होता है हैंडेडनेस, मतलब तुम समझो कायरल का मतलब होता है हाथ,
और हाथ में जिस तरीके से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरीके से जिसको हम कायरल कहेंगे उसकी चारों वैलेंसी बराबर नहीं होनी चाहिए। मान लिया हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन हमारे पास कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। अब देखो हमने चारों कहा तो गलत कहा, सिर्फ कार्बन के लिए 4 वैलेंसी होगी, बाकी नाइट्रोजन के लिए 3 वैलेंसी होंगी, सल्फर के लिए भी जितनी जिसकी वैलेंसी होगी वो उधर बात करेगा। हम लोग कार्बन की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बात करेंगे यहां पर। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। अगर कार्बन के चारों तरफ 4 अलग ग्रुप ए बी डी ई, ए बी डी ई, चारों तरफ चारों अलग अलग ग्रुप लगे हों, तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? कायरल कार्बन। और उसके ऊपर एक छोटा सा नन्हा सा एक निशान लगा देते हैं स्टार का, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह हमारे पास कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है। क्लियर नहीं क्लियर? इसकी एक और शर्त होती है कि ये जो कार्बन होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 4 जो सिग्मा होने चाहिए, 4 सिग्मा का मतलब क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो कायरल सेंटर अगर हमको पढ़ना है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? और उसकी चारों वैलेंसी जो हो ना, वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। 2 कंडीशन समझ लो, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और सारी वैलेंसीज क्या होनी चाहिए बेटा? अलग अलग। sp3 का मतलब होना चाहिए कि इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड ना आए, कार्बन में कहीं पे डबल बॉन्ड ना आए। अगर कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो फिर वो हमारे पास कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियर नहीं क्लियर? इसीलिए sp3 हमने तुम्हें बता दिया। अब ऐसे जो बच्चे sp3 नहीं मालूम है, sp2 नहीं मालूम है, हालांकि आप इस लेवल पे पढ़ रहे हो और इस जगह पे पढ़ रहे हो, तो आपको sp3 sp2 ये सब याद होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि आपके पास जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए। अगर sp3 नहीं मालूम है क्या होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस कार्बन में जिसको हम कायरल बनाने जा रहे हैं उसके पास डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? और चारों वैलेंसीज उसकी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तो मुझसे बोलते हैं कायरल कार्बन। क्लियर? चलिए पॉइंट लिखिए बेटा, लिखिए। इफ ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फिल्ड बाई डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, then it is chiral carbon। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, chiral carbon should have sp3 should have sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ब्रैकेट में लिख लो 4 सिग्मा बॉन्ड, चलो पहला एग्जांपल इसमें देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मान लिया हमारे पास ये है CH3 CH COOH। अब हमारे पास ये हमने लगा दिया यहां पर OH। अब देखो हमको इसमें ये ढूंढना है, जैसे हमसे कोई पूछे कि ये कोई ये हमारे पास कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, हमको कोई लिख के दे दे, बना के दे दे, ठीक है। तो हम अपने वही तीनों कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले कायरल सेंटर चेक करेंगे, फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल चेक करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि इसमें कोई सिमेट्री तो नहीं। अगर तीनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो जाएंगी तो हम लास्ट में बोल देंगे कि हाँ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो उसमें हम पहली कंडीशन पहले तुम्हें समझा रहे हैं, फिर अभी जब तीनों पढ़ाने के बाद फिर जब सवाल कराएंगे तो हम दिखाएंगे कि देखो ऐसे ऐसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक। तो पहले हम चेक करना है कि इसमें कोई भी कार्बन जो है वो कायरल सेंटर का है कि नहीं है। इस वाले कार्बन को अगर हम चेक करें तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर एक कार्बन पर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तब कहीं वो कायरल सेंटर होता है। इसमें तो 3 सिमिलर हो गए, हमें डिफरेंट चाहिए थे। इस पे तो 3 जो है हमारे पास ग्रुप है वो जो है वो क्या है बेटा, सिमिलर है, इसलिए ये कार्बन तो कायरल हो नहीं सकता। इस वाले कार्बन को चेक करो, जब इस वाले कार्बन को चेक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड OH होता है कि नहीं होता है, COH, ठीक है। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है बस,
ठीक है, हम लोग बॉन्ड नहीं गिन रहे, सिग्मा बॉन्ड गिन रहे हैं। इसमें 3 सिग्मा है, जबकि होना कितने चाहिए, 4 सिग्मा होने चाहिए। तो मतलब ये भी हमारे पास शो नहीं कर सकता। लेकिन जब इस वाले कार्बन को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देखो इस वाले कार्बन पे इधर एक पूरा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर एक पूरा COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस साइड एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक H है। मतलब इस वाले कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इसलिए ये वाला कार्बन जो होगा वो कायरल हो जाएगा। और इसकी एक और कंडीशन जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड वाली होती है। देखो ये H होता है ना, अब इसको अगर ऐसे बना के देखो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मान लिया हमने ये बना दिया, COH हो गया, ये हमारे पास CH3 हो गया, ये हमारे पास OH हो गया और ये हमारे पास H हो गया। ये वाले कार्बन को हमने बना दिया। अब देखो इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो सिग्मा ही बॉन्ड से तो जुड़ा होगा। तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है और हमारे पास चारों वैलेंसी क्या कैसी बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये हमारे पास कायरल सेंटर होगा। यही वाला हमने बना दिया। क्लियर नहीं क्लियर? कायरल सेंटर पहचानना आ रहा है? चले इसको नोट करें, नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट बनाएं। बताओ क्या ये वाला कायल सेंटर हो सकता है? नहीं, CHO है, CHO में C डबल बॉन्ड O होता है। तो डबल बॉन्ड O आ गया मतलब कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब वो हमारे पास कायरल तो नहीं हो सकता। बात खत्म हो गई। इस पे आ जाओ, क्या ये कायरल हो सकता है? तो इसको दिख रहा है, देखो एक ये जो है ऊपर CHO लगा रखा है, इधर सिर्फ OH है। बच्चे कंफ्यूज ना होना, यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है CH2OH है। ये मतलब OH और CH2OH दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। ये न कहना इस पे OH इस पे OH, नहीं नहीं, इस पे डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है वो CH2OH जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है और इधर H जुड़ा हुआ है। मतलब इस वाले कार्बन पर चारों वैलेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और देखो 1 2 3 4, 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज भी है। तो दो कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया, कायरल कार्बन। क्लियर नहीं क्लियर? अभी हम तुमको ये सिखा रहे हैं कायरल कार्बन कैसे चेक करते हैं, फिर हम तुम्हें सिखाएंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, फिर हम सिमेट्री पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जो है तुमको सवाल लगवाएंगे, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए नोट करिए बेटा इसको। अब हम कहीं से भी तुमको कोई भी सवाल पूछने बड़े आसान लगने वाला है तुम्हें। जैसे एक होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखे बेटा तो हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3। फिर वही बात आ गई, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड सर कैसे बनाएं, क्या होता है? तो जो पुराने बच्चे हैं जिनको हमने ट्राइबल सिस्टम पढ़ाया हुआ है उनको हमने बताया हुआ है कि ये सब आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आप जितने टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, उसके बाद जो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, सब आपको मालूम होगा। आइसोप्रोपाइल मतलब हर एक ग्रुप आपको याद होगा, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही एक यूएसपी जो है हमने कमाई है कि हम बच्चों से कहते हैं कि हम उनको रटाएंगे नहीं और आखिर तक हम उन्हें समझाते ही हैं, कुछ रटने नहीं देते, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। तो जरा समझिएगा क्या होता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अब ये कार्बन कायरल हो नहीं सकता, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हो नहीं सकता क्योंकि उस पर 2 सिमिलर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये कार्बन को चेक करो। अब इस वाले कार्बन को जब चेक करोगे तो इधर इसमें CH3 CH2 जुड़ा हुआ है, इधर इस पे CH3 जुड़ा हुआ है, नीचे Cl जुड़ा हुआ है और एक H है। मतलब चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट हैं और जो H वाला होता है उसे हम सिग्मा मान लेते हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक H वाला 4 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा भी पाए जा रहे हैं। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज भी है ये कार्बन और हमारे पास क्या है, चारों जो इसकी वैलेंसीज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से फुलफिल है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हुआ, कायरल कार्बन हुआ। क्लियर नहीं क्लियर? तो सारे आपको एग्जाम्पल आने चाहिए और रटने तो है ही नहीं, हमको सब मालूम होना चाहिए। क्लियर? चले बेटा इसे मिटा रहे हैं। अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप आ जाए तो हम क्या करें? अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप आ जाए तो फिर हम क्या करें?
जैसे मान लेते हैं हम लोग, हमने माना तुम्हें, हमने ये दे दिया, एक ग्रुप तुम्हें लगा दिया, ये हमने Cl लगा दिया और ये हमने H लगा दिया। तो हम कल भी तुम्हें पढ़ा रहे थे, जब हम बता रहे थे कि जो हम, जैसे मान लिया अगर हम इस पे H ना भी लगाएं, H ना भी लगाएं, तो हमने बताया था कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं उसके हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, हर कार्बन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जिस कार्बन में कोई ग्रुप जुड़ जाता है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पे देखा जाए तो एक Cl है और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब इस वाले कार्बन को देखो तो 1 2 3 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज तो है, 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइज तो है। क्या इस पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं? चेक करते हैं, ये डिफरेंट है क्लोरीन, ये भी डिफरेंट क्लोरीन है। लेकिन जब साइक्लिक में आते हैं तो इसको बीच से बांट लेते हैं, इधर से चले एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, दोनों तरफ से बराबर बराबर चलो। जब बांटोगे तो इधर से पहुंचोगे तो एक कार्बन, इधर से पहुंचोगे तो एक कार्बन, दोनों में एक एक कार्बन है और उस कार्बन पे कोई ग्रुप और नहीं लगा हुआ है। इसलिए ये हमारे पास ये और ये ग्रुप आपस में क्या होगा? सेम होगा। मतलब इस वाले कार्बन पे ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं करता। ठीक है, अगर कोई भी कार्बन जो होता है डिफरेंट वैलेंसीज से फुलफिल होता है तब फिर वो कायरल होता है। इसमें क्या हुआ? इसमें दो हमारे पास जो 2 ग्रुप हो गए वो क्या हो गए? सेम हो गए। तो इसलिए ये हमारे पास कायरल सेंटर इसमें कोई भी नहीं होगा, कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा। ये वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इसकी पॉसिबिलिटी बनी थी तो वो यहां से कैंसिल हो गई। क्लियर नहीं क्लियर? एक और एग्जाम्पल बताओ, जैसे मान लेते हैं हम, ये एग्जाम्पल तुम्हें दे देते हैं, ये हमारे पास है, देखना बेटा, ये हमारे पास, इस पे हमने लगा दिया CH3 और इस पे हमने लगा दिया OH। ठीक, अब तुमको सबको मालूम है जो ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, इस CH3 में ऑटोमेटिकली पहले से ही एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये तो कभी कायरल हो नहीं सकता। इसको चेक करते हैं, इस पे एक CH3 एक H। अब हम जो है, जो रिंग के अंदर है उसमें ग्रुप चेक करते हैं, इधर से इधर बढ़े तो एक कार्बन, इधर से इधर बढ़े तो एक कार्बन, बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन ये दोनों कार्बन आपस में सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन है, इस कार्बन पे एक OH भी लगा हुआ है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये वाला, जो ये वाला सेंटर हुआ, ये हमारे पास कायरल हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अगर हम इसको चेक करें, इस वाले को चेक करें, जब हम इसको चेक करेंगे सॉरी बेटा, जब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन हमारे पास मौजूद है, इसको चेक करेंगे, इस पे एक तरफ OH लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है। अब उसके इधर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ठीक है, लेकिन ये और ये कार्बन सिमिलर नहीं है, ये सिर्फ कार्बन है, इस कार्बन पे एक CH3 भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी हमारे पास कैसा होगा? कायरल सेंटर होगा। तो अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप आ रहा है तो उसमें भी हम कायरल सेंटर पहचान सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? उसमें भी हम कायरल सेंटर आपको बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्लियर? चलें नोट करें इसे बेटा। दो एग्जाम्पल और बताइए कायरल के, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बताइए, क्या इसमें कायरल सेंटर हो सकते हैं? देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो वैसे छोड़ दो, जहां जहां डबल बॉन्ड है वो कार्बन तो वैसे छोड़ देते हैं, ये दोनों कर नहीं पाएंगे। इसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा। इसके पास एक मेथाइल है और हम जानते हैं एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब इसके अलावा जो रिंग में जो ग्रुप लगे हुए जोड़ लेते हैं। देखो, इसके पास यहां से देखो, एक कार्बन 2 कार्बन, आधा जब बांट देते हैं ना, एक कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, तो डिक्टो दोनों पास बराबर बराबर ग्रुप है, बराबर बराबर कार्बन है और सेम कार्बन है दोनों तरफ।
इधर भी 2 कार्बन है जैसे, उधर भी 2 कार्बन है वैसे ही। तो यहां पर ये वाला कार्बन हमारे पास कायल सेंटर नहीं होगा, कायल कार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों तरफ देखो, अगर यहां से कट कर दे तो यहां और यहां दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बराबर ग्रुप है। इधर आ जाइए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो नहीं सकता। हमको मालूम है यहां पर 1 हाइड्रोजन है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है। अब अगर इसको चेक करोगे तो यहां पर जो कार्बन है, तो ये हमारे पास 1 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है, लेकिन ये ग्रुप हमारे पास दूसरा ग्रुप हो जाएगा, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्डेड 2 कार्बन है, इसमें डबल बॉन्डेड 2 कार्बन है। तो ये एल्कीन है, ये एल्केन है, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। तो इसका मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट का ग्रुप से अटैच्ड है। ये हमारे पास कायरल सेंटर हो सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है? चले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा खासा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिटा रहे बेटा। क्लियर? चले देखें। चलो, अब आप लोगों को मालूम चल गया कायरल सेंटर हमारे पास क्या होता है। अच्छी तरीके से मालूम चल गया कायरल सेंटर क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे, कायरल सेंटर पढ़ चुके, सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। इस पर एक्चुअली पूरी हेडिंग लगा लीजिए, पूरी हेडिंग लगा लीजिए। मॉलिक्यूल शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, मॉलिक्यूल शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल विद इट्स मिरर इमेज, विद इट्स मिरर इमेज, विद इट्स मिरर इमेज। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या होगा? जो भी मॉलिक्यूल लेंगे वो हमारे पास क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए अपने, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए अपनी मिरर इमेज से। ठीक है, ये कैसे हो सकता है जरा समझ लेना बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे हो जाएगा। ठीक, जैसे पहले नॉन सुपर इम्पोजेबल हम तुम्हें बता दें क्या होता है। देखो, एक मिरर बनाई हमने, क्या किया, यहां पर एक बहुत खूबसूरत सा एक, इसमें हम चाय पीते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉफ़ी पीते हैं, तो मालूम होना चाहिए मैं कॉफ़ी पीता हूँ। चाय इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मिरर के सामने रखा। जब इसकी इमेज बनेगी तो डॉक्टर साहब ये बनेगी। जो ये पहला पोर्शन होता है पहले आ गया। अब वहां से ये मत कह देना दोनों सर बराबर नहीं है, नहीं फिट बैठेंगे। अब थोड़ा सी लिबर्टी हमको ड्राइंग की तो लेने ही दो। अच्छा, अब इस वाले कप को ऐसे उठाओ और उठाने के बाद इस पर प्लेस करो। जब प्लेस करोगे तो पूरा कप तो इसके ऊपर आ जाएगा, बट इसका जो ये हमारे पास जो हैंडल है ये इस साइड आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये इसके ऊपर जो होता है पूरी तरीके से इम्पोज नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है पूरी फुल तरीके से। तो ये कप इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये कप इसके ऊपर क्या है बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक, लेकिन अगर हम थोड़ी सी शरारत कर दें, शरारत ये करें कि हम यहां से इसका जो ये हैंडल है इसे हम इस कुंडे को यहां से तोड़ दें। अब देखो अब क्या होगा, अब इसको उठाएंगे तो इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब एनसीईआरटी कहीं कहीं पे लिखती है, हाथ का एग्जाम्पल देती है चूंकि कायरल्टी का है। देखो, अगर हाथ को इस साइड से हम ऐसे मिलाएं, देखो ये नमस्कार हो गया, मतलब सुपर इम्पोज है। हर उंगली के ऊपर दूसरी उंगली बिल्कुल सुपर इम्पोज है। ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर इसको हम उल्टा ऐसे रखें, ऐसे, दिख रहा नहीं दिख रहा है? तो ये हमारे पास नॉन सुपर इम्पोज हो गया।
मतलब हाथ के ऊपर बिल्कुल हाथ फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये नॉन सुपर इम्पोज हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसकी मिरर इमेज जब बने तो वो उस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, सुपर इम्पोजेबल ना हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाती है। क्लियर नहीं क्लियर, बात सबके समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। हालांकि हालांकि अगर वो कायरल होगा तो उसमें वो नॉन सुपर इम्पोज तो ऑटोमेटिकली होगा, अगर वो कायरल होगा तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल तो बिल्कुल होगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमको इसको चेक करना है बेटा, समझे रहना, हमें इसे चेक करना है कि ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, करेंगे ये कि पहले चेक करेंगे कि इसमें जो सेंटर है वो कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम चेक करके आए हैं कि इसमें ये वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, ना ये वाला कायरल कार्बन है ना ये वाला कायरल कार्बन है। तो हमने कहा ठीक है, कायरल कार्बन मिल गया, हमारे पास कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गई, मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, इसकी मिरर इमेज जब हमने बनाई, ये देखो ये मिरर इमेज बनाई, जब मिरर इमेज हम बनाएंगे तो ये हमारे पास CHO होगा, ये हमारे पास CH2OH 10 का 10 होगा, इधर साइड में ये हमारे पास OH बन जाएगा और H उधर चला जाएगा। अब इसको अगर उठा के हम इस पर रख भी देंगे तो देखो हमारे पास OH इधर आएगा और H उधर चला जाएगा, मतलब ये चीज जो इसके ऊपर है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये चीज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कायरल कार्बन, वो हमको मिल गया। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि जो कंपाउंड हो वो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, वो भी मिल गया। तो क्या ये अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा? कुछ बच्चे करेंगे नहीं, थर्ड वाला चेक करेंगे, नहीं, ये यहां पर डैम श्योर हो गया है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। थर्ड वाली कंडीशन हम कब चेक करते हैं, ये जरा समझ लो। थर्ड वाली कंडीशन हम तब चेक करते हैं कि अगर हमको मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर मिल रहे हैं। इसमें कितना कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो फिर हम सिर्फ 2 कंडीशन से काम चला सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हमें मिलेंगे तो फिर हमको थर्ड कंडीशन पर भी काम करना पड़ेगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब अगर हम तुमसे कोई भी मॉलिक्यूल दें तो हमको फट से बताओ कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। जैसे हमने पहला कंपाउंड बनाया था ये वाला, हमने कहा ये COH हो गया, ये हमारे पास CH3 था, ये हमारे पास OH था, ये हमारे पास H था। अब इसको चेक करना है तो बड़ी आसानी से हमने देखा, हमने कहा ये वाला तो हो नहीं सकता, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो ये नहीं हो नहीं सकता। इसको चेक किया तो हमने कहा 1 2 3 4, चारों ग्रुप डिफरेंट है और 4 सिग्मा बॉन्ड भी है, sp3 हाइब्रिडाइज भी, मतलब ये कायरल कार्बन है। कंडीशन नंबर फुलफिल हो गई। दूसरा क्या, ये मिरर इमेज शो करेगा? बिल्कुल, अगर हम यहां पे बनाएंगे तो OH उस साइड पहुंच जाएगा, हमको साफ दिख रहा है कि ये मिरर इमेज बनाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? तो इसके बाद हमने कहा ये हमारे पास कायरल सेंटर, कायरल कार्बन भी रखता है, इसके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी होगी, वो भी हमने देख लिया। भाई अगर इसमें हम ऐसे मिरर इमेज बना देंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे ऊपर जो रहता है उसको वैसे ही रहने दो, ये हमारे पास CH3 हो गया, जो ये वाला ग्रुप होगा वो इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी शो करेगा। दैट मीन्स ये कंपाउंड हमारे पास क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव है। और डॉक्टर साहब ये लैक्टिक एसिड होता है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है तो आप क्या कहोगे, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये अगर नहीं आता है तब भी आप बता ले जाओगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ा दिया अब तुम्हें। क्लियर नहीं क्लियर? अब अगर तुमसे कोई ये पूछ दे कि बताओ इसमें कौन सी डी है कौन सी एल है, भाई इसमें एक डी फॉर्म होगी, एक देखो, अगर हमारे पास एक कंपाउंड जो है वो डी होगा और उसकी मिरर इमेज जो होगी वो एल हो जाएगा। अगर पहले वाला एल है तो उसकी मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, डी हो जाएगी।
बात समझ में आई? अगर हमारे पास एक कंपाउंड कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो दूसरा वाला भी, उसकी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये डी है तो ये एल होगा, अगर ये एल है तो ये डी होगा। हमसे पूछे ये डी है या एल है, तो हम कह देंगे उसे हम देख के सर नहीं बता पाएंगे, हमें लैब जाना पड़ेगा। लैब जाके हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हमारे पास पीपीएल को किधर रोटेट करा रहा है, राइट या लेफ्ट। अगर ये राइट रोटेट करा रहा है तो हम इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, अगर ये हमारे पास लेफ्ट रोटेट करा रहा है तो हम इसे बोलेंगे लीवो। क्लियर नहीं क्लियर? तो हम इसको या तो हम डेक्स्ट्रो बोल सकते हैं या हम इसे लीवो बोल सकते हैं। तो अगर हमसे रैंडमली पूछ दे बताओ तो हम अपने आप से कोई हम कहेंगे चलो ये डेक्स्ट्रो ये लीवो, ठीक है, हालांकि हमने चेक नहीं किया। नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं, किसी एक को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, किसी एक को लीवो बोल देते हैं, ठीक है। असली चेक कहां हो सकता है? असली चेक होगा लैब में। क्लियर? बोलो बेटा, चले से नोट कर लिए बेटा, हो गया होगा आई थिंक सो। अच्छा, अगर हमारे पास उसने ये दे दिया हमको, ये दे दिया और हमसे पूछा बताओ ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। इस वाले कार्बन पे COH डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचे 2 कार्बन। इस पे एक COH ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो, एक OH है, एक H है, एक H है। क्लियर नहीं क्लियर? अब अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो एक ये बड़ा सा कोई ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो मतलब इस वाले कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हुए, मतलब ये हमारे पास कैसा हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। इस वाले कार्बन को चेक किया, इस पे हाइड्रोजन, इस पे OH, इस पे COH और इधर भी एक कोई अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे पास कैसा हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ठीक है, अब ये ना कहना कि सर ये ग्रुप सेम हो जाएंगे। भाई इस कार्बन की चारों वैलेंसी हमको चेक करनी है, 1 2 ये 3 है और ये 4 है, इन चारों को कंपेयर करोगे तो सब डिफरेंट आ रहे हैं। और जब इस वाले कार्बन को चेक करेंगे तो 1 2 3 और नीचे वाला 4 वो भी सब डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसमें 2 कायरल सेंटर हो गए। मतलब पहली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई कि हमारे पास कायल कार्बन होना चाहिए, वो हो गए, 1 हो 2 हो 10 हो हमसे मतलब नहीं, कायल सेंटर होना चाहिए, कायल कार्बन होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, इसकी जब मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज भी बननी चाहिए। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज जब बनाओगे तो देखो क्या होगा, ये हमारे पास COH ऊपर भी रहेगा, हमारे पास ये कार्बन और नीचे भी COOH रहेगा। अब OH इस बार मिरर इमेज में इस साइड आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है इस साइड आ जाएगा। मतलब अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये हमारे पास नॉन सुपर इंपोज भी होगा। नॉन सुपर, ये लैक्टिक एसिड है बेटा, सॉरी ये टार्ट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड से पहले वाला था, ये टार्ट्रिक एसिड है। यही एक एग्जाम्पल है जो हर जगह तुम लोगों को पूछा जाता है, सारी बुक में यही एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इससे घबराने का नहीं। ठीक है, तो ये टार्ट्रिक एसिड है। ठीक अब क्या होगा, इसके ऊपर इसको सुपर इंपोज किया जब इसको सुपर इंपोज करेंगे तो ये इसके ऊपर नॉन सुपर इंपोज हो जाएगा, क्योंकि दोनों OH इस साइड आ जाएंगे, OH इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये नॉन सुपर इंपोज हो गया। मतलब कंडीशन नंबर हमारे पास 1 भी फुलफिल हो गई, 2 भी फुलफिल हो गई। अब इसको बनाना नहीं, अब हमको थर्ड कंडीशन पे मजबूरन जाना पड़ेगा। क्यों मजबूरन जाना पड़ेगा? वो इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर 1 से ज्यादा हैं। अगर 1 से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे तो फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तब उसमें हमको सिमेट्री देखनी पड़ेगी। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, तो इसलिए ऐसे जब मॉलिक्यूल आएंगे तो हमको उसमें सिमेट्री देखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? सिमेट्री देखनी पड़ेगी। अभी हम बताते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आप पहली हेडिंग आप हेडिंग डाल लीजिए, डिससिमेट्री, डाइसिमेट्री या अनसिमेट्री। ठीक है, हेडिंग डालिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है? डाइसिमेट्रिक होना चाहिए या अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, सिमेट्री नहीं, उसमें लिख लेना अपने पे, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। थर्ड हेडिंग, पहली कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए और हमारे पास अनसिमेट्रिकल होना चाहिए।
अनसिमेट्रिकल या एक कायल बोलते हैं उसे, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए बहुत बढ़िया, उसको हम लोग एक कायल मॉलिक्यूल बोलते हैं। हमारे पास सिमेट्री क्या होती है बेटा? सिमेट्री दो तरीके की होती है, एक हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और एक हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? देखो सिमेट्री जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एक हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी भी प्लेन से हम उसे काट दें, किसी भी प्लेन से काट दें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई भी एक प्लेन से अगर कट जाए तो हम काट लें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो भी प्लेन हमें अवेलेबल हो, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम अल्फाबेट लेते हैं, हम कहें हम ए, क्या ए को हम काट सकते हैं? अगर हम लोग ये वर्टिकल प्लेन से काटे तो ए दो बराबर पार्ट में बट जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम बी की बात करें तो बी हम यहां से काट सकते हैं। अब ये ना कहना दोनों बी के दोनों पोर्शन बराबर नहीं है, ऐसे अगर हम इसको इस वाले प्लेन से काटे तो ये भी कट जाएगा, दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो इसको हमने वर्टिकली काट दिया, इसको हॉरिजॉन्टली काट दिया। लेकिन अगर हम तुम्हारे पास आर लिख दें तो आर को चाहे तुम वर्टिकली कट करो चाहे तुम हॉरिजॉन्टली कट करो, कैसे भी कट करो, ये दो पार्टों में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल कहलाएगा और ये हमारे पास कैसे है? सिमेट्रिकल कहलाएंगे। इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ये हमने तुमको जस्ट एग्जाम्पल लिए, अल्फाबेट लेके सिखाए। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है और देखो, अगर हम तुमको ये मॉलिक्यूल बना के दिखा दें, अभी जो बनाया था, ठीक है। अब चेक करो, देखो ये दो, ये भी कायल था, ये भी कायल था, अभी थोड़ी देर पहले बनाया। अगर हम इसको बीच से कट करना चाहें, ये देखो ये बीच से हमने कट कर दिया, ठीक है। अब जब इसको हम बीच से कट करेंगे तो आधा पोर्शन ऊपर चला जाएगा, आधा पोर्शन नीचे रह जाएगा। जब आधा पोर्शन ऊपर चला जाएगा, आधा पोर्शन नीचे रह जाएगा, मतलब ये आपस में इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर सिमेट्री पाई जाती है। और कौन सी सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आई? तो जिसमें जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी उस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्या होता है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। कोई डाउट? वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता, ये हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। कैसा हो गया बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर? लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे बना दें, इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे बना दें, अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री बाद में बता देते हैं, पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरी बता दें फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा पूरा फिर, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे बना दें, अब इसमें भी कुछ होशियार बच्चे होंगे, कहेंगे कि सर इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको यहां से हम कट कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे पास दोनों बराबर नहीं है। तुम कहोगे सर बराबर तो दिख रहे हैं, बराबर तो दिख रहे हैं, बट इसमें जो इसका जो साइड है OH की, ये OH इधर लगा हुआ है, ये OH इधर लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वल नहीं मानते, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास दोनों इक्वल पार्ट में नहीं, क्योंकि दोनों की साइड्स अलग अलग होगी। इनमें देखो साइड वाइड सब कुछ सेम था, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्रेजेंट है, और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगी वो एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? तो अगर हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? अगर इक्वल पार्ट आ रहा है तो वो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी, ठीक। चलिए एक पॉइंट लिखिए फिर इसे नोट करिएगा। सिमेट्री में हेडिंग डाल दीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा इसी को नोट कर, ऐसे नोट कर डालिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे नोट कर डालिए, सारे एग्जाम्पल ऐसे नोट कर डालिए प्लेन ऑफ सिमेट्री में, कि जिसमें इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जल्दी नोट करिए बेटा, और एग्जाम्पल कराते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के, ताकि कभी सवाल कोई गलत ना हो आपका। 1 2 3 गो। ठीक,
चले बेटा फिर देखें और एग्जाम्पल देखें, साइक्लिक में आ जाए। देखो अगर इस जो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, अगर हम इस वाले कार्बन को चेक करें या इस किसी को भी कार्बन को चेक करें तो इसमें कायरल तो कोई ना कोई मिल जाएगा। देखो ये वाला कायरल होगा, ये वाला कायरल होगा, ये वाला कायरल नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान देना सिर्फ कायरल से नहीं कट कर सकते, किसी भी प्लेन से अगर कट करके देखें, अगर इसको हम इस प्लेन से कट करके देखें तो दो बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट हमको दिख रहे हैं, तो मतलब इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो रही है बेटा? प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर हम इसका साइड चेंज कर दें, देखो ऐसे कर दें, अब चेक करें तो इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर ये कायरल हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा, बट अगर इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा? क्योंकि देखो Cl इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होगी इसकी, ये हमारे इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। सिस फॉर्म में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और इसमें क्या होगी? ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? बोलो बेटा जल्दी बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। चले नेक्स्ट लिखें बेटा, एक एग्जांपल और करा देते हैं। 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। अगर हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, वही हमारे पास सिस ट्रांस देख लेंगे, ये Cl, ये H, ये Cl, ये H, ये Cl, ये H, ये H, ये Cl। देखो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, बिल्कुल बराबर बराबर कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? अब ये मत कहना कि तुम सर आपने थोड़ा दबा के काट दिया है, वो तो हम जैसे से एक मिरर लगा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, प्लेन मिरर डालते हैं, वो कट जाता है, कट जाता है वो मॉलिक्यूल। तो ये दो कार्बन इधर और पूरा ग्रुप उधर, दो कार्बन और पूरा ग्रुप इधर, बिल्कुल डिक्टो बराबर बराबर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बट इसमें देखा जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो गई। सिस वाले में पाई जाएगी, ट्रांस वाले में नहीं पाई जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। एक पॉइंट लिख ले बेटा, इसमें लिखिए, इफ मॉलिक्यूल हैविंग कायल कार्बन, टिक मार करके लिखेंगे, इफ मॉलिक्यूल हैविंग कायल कार्बन and has plane of symmetry, and has plane of symmetry, POS, plane of symmetry, then compound will be optically inactive, then compound will be optically inactive, optically inactive। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? देखो जो सेंटर से होके गुजरे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप कोई कंपाउंड है, अगर इसके सेंटर से जो निकले इस तरीके से, ये देखो ऐसे कट जाए, सेंटर से कट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। हालांकि सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके एग्जाम में बहुत रेयर पूछा जाता है, बहुत रेयर पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रेयर पूछा जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? फिर भी आप थोड़ा सा जान लें। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, NH, ठीक है,
अब इसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में रेयरली पूछा जा रहा है, बट अगर आप इसको देखें, ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं और जब तुम इसको मिलाओगे तो ये बिल्कुल सेंटर से डायगोनली कट जाएगा। सेंटर से ये नीचे की तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, तो सेंटर से बिल्कुल डायगोनली कट जाएगा। ठीक, तो इसमें जो पाई जाएगी वो इसमें मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, चाहे इधर से काट के देख लो, बिल्कुल सेंटर डायगोनली कट जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होगा, मान लिया ये हमारे पास है, ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से होगा, समझ लो इसको अच्छे तरीके से। ये देखो, ये हमारे पास है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। एक हमारे पास ये होगा, जैसे CH3 ये लगा हुआ है, तो एक CH3 हमारे पास ये होगा, नीचे की तरफ होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा है। तो अब देखो, अगर ऊपर से लेके हम मिलाएंगे सेंटर से होकर यहाँ से, और नीचे से लाइन अगर खींचो तो एकदम बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक, क्लियर नहीं क्लियर? तो जब इसे कट करेंगे तो ये बिल्कुल आधा आधा ऐसे हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन लगा, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है। ठीक, चलिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए, जितना हमने समझा दिया, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत आप लोगों को है नहीं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसलिए आपको बहुत कम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट लिख लीजिए, यूजुअली सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन इवन मेंबर्ड रिंग। जो इवन मेंबर्ड रिंग होते हैं उसमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, इवन मेंबर्ड रिंग होता है। जैसे मान लिया हमारे पास ये है, ये हमारे पास 4 कार्बन का रिंग है, ठीक है। अगर हम इसमें CH3 इधर, ये CH3 हमारे पास ऊपर की तरफ है और इसमें CH3 हमारे पास कहाँ होगा, नहीं, जो अभी हमने तुमको अपना जो चौक बॉक्स था उससे जो करके दिखाया है बिल्कुल वैसे ये बनेगा। देखो ये स्क्वायर है, वो हालांकि वो रेक्टेंगल था लेकिन ये स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर? अब यहाँ पर एक दिक्कत ये होती है कि अगर हम इसको ऐसे बनाते, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमने बनाते, ये CH3 था और ये H था और ये हमारे पास CH3 है और ये H है, क्लियर नहीं क्लियर? अच्छे तरीके से बात को समझ लेना। हम इसको बनाते तो ये हमारे पास सिस फॉर्म था और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म था। अभी थोड़ी देर पहले हम जो तुमको बता रहे थे तो सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती थी, देखो आधा आधा बिल्कुल कट गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई, क्लियर नहीं क्लियर? इसके ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, लेकिन इत्तेफाक से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। देखो CH3 इधर लगा हुआ है टॉप पे और जब CH3 नीचे की तरफ लगा हुआ है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। क्या पाई जाएगा बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अब समझे रहना, अगर हमारे पास 1,2 मेथाइल है, 1,2 मेथाइल है और साइक्लोब्यूटेन है तो कोई दिक्कत नहीं। 1,2 मेथाइल अगर हमको मिल गया और यहां पर, ठीक है, अगर हमारे पास तुमको हम लिख के दे देते हैं, हम कहते हैं 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन है, तो वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? जब उसको तुम बना के देखोगे तो उसकी जो सिस फॉर्म होगी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्म जो होगी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास 1,3 मेथाइल है तो वो किसी भी हालात में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सिस फॉर्म में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, लेकिन उसकी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगी उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छे तरीके से समझ लेना। 1,3 वाला जो होगा वो कोई किसी भी, अगर हमारे पास इवन मेंबर्ड रिंग है, अगर हमारे पास इवन मेंबर्ड रिंग है मतलब 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास सिस और ट्रांस दोनों में नहीं होगा, क्योंकि सिस में कौन सा पाया जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा और ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। लेकिन अगर 1,2 हमारे पास साइक्लोक्लोरोब्यूटेन होता तो 1,2 डाइमेथाइल और ये हमारे पास क्या है? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ये होगा तो इसमें जो है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पाई जाएगी? सिस में पाई जाएगी, बट ट्रांस में नहीं पाई जाएगी। क्लियर?
कोई डाउट? बात समझ में आई? अब अगर हम तुमसे पूछे क्या ये मॉलिक्यूल हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तुम कहोगे देखो एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये। देखो हमने साइक्लिंग में बताया कैसे कायरल सेंटर पहचानते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल को चेक करोगे, कहोगे दो कायरल सेंटर हैं। अगर एक ही कायरल सेंटर होता, मान लिया इसके ऊपर एक ही CH3 लगा देते हैं, ऐसे ऐसे लगा देते हैं, तब ये कायरल सेंटर ही ना होता। अगर हम सिर्फ यहाँ पे CH3 लगा देते तो ये कायरल सेंटर ही ना होता। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप जुड़ जाते। लेकिन जब हमने यहां पर भी CH3 लगा दिया, H लगा दिया, तब इसमें दो कायरल सेंटर हो गए। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन तुम्हें जानने की जरूरत होती नहीं है, अगर हमारे पास कायरल सेंटर है तो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होगा, बहुत मतलब ज्यादा केसेस में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे। तो डायरेक्ट थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कंडीशन पे आते हैं। जब थर्ड कंडीशन पे आएंगे तब इसमें चेक करेंगे और देखेंगे, और जब चेक किया तो इसमें क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल हम ट्रांस के फॉर्म में लगा देते, ऐसे तुम्हें देते, ऐसे देते, तब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। तब पहली कंडीशन भी फुलफिल, दूसरी भी फुलफिल और तीसरी भी फुलफिल होने की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाता, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। क्लियर? कोई डाउट बेटा? चलिए नोट करिए फटाफट इसको। चलिए बेटा, अच्छा जो हम तुमको टार्ट्रिक एसिड वाला एग्जांपल दिखा रहे थे वो क्या दिखा रहे, जैसे हमारे पास COOH C बहुत लिमिटेड तुमको एग्जाम्पल मिलते हैं। हर बुक में, हर टीचर, हर जगह तुमको यही एग्जाम्पल कराया जाएगा बेटा। मैक्सिमम टाइम पे तुमको यही एग्जाम्पल कराया जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसमें चेक किया था तो हमने कहा था ये भी हमारे पास कायरल सेंटर होगा, ये भी कायरल सेंटर होगा। लेकिन अगर इसको हम यहां से कट कर देते हैं, इसको हमने चेक किया था ये कायरल सेंटर भी था, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज भी था। लेकिन यहां पर आने के जो हमने चेक किया, तो अगर इसको हम कट कर देते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी टार्ट्रिक एसिड को ऐसे बना दें, ये OH, ये H, ये H और ये OH, ठीक है, तो देखो ये भी हमारे पास कायल कार्बन है, ये भी हमारे पास कायल कार्बन है। एक बात हो गई, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल भी होगी, ये भी हमें मालूम है। तीसरी बात देखें, इसमें जब इसको यहां से कट करना चाहेंगे तो कट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब पूछा जाए टार्ट्रिक एसिड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कि ऑप्टिकली एक्टिव, तो कहो भैया बना के बताओ, मैं ऐसे हम नहीं बताएंगे। लेकिन अगर तुमसे लैक्टिक एसिड पूछा जाए, तुमको डैम श्योर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कायल कार्बन है, वो हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? बोलो बचुआ। चले देखो, यहां पर हमारा ऑप्टिकली जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसका एक पार्ट जो है हम समाप्त कर रहे हैं। अब इसके जो और टर्म्स हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। किसी भी कंपाउंड को ये जानना हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेटअप लगाते हैं, PPL बनाते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? निकोल प्रिम्स की सहायता से बनाते हैं। फिर उसको पोलरीमीटर से गुजारते हैं। फिर वो अगर राइट साइड घूमेगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड घूमेगा तो लीवो हो जाएगा, ठीक है, नहीं घूमेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन वो तो हमारे पास प्रैक्टिकल की बात हो गई, ठीक है। अगर हमसे कोई नॉर्मली पूछ दे हम कैसे बताएंगे, तो हम 3 कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पास कायल सेंटर होना चाहिए, मतलब कायल कार्बन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए वो अपनी मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए।
मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, भले ही उसके पास कायल हो, भले ही वो अपनी मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। थर्ड वाली कंडीशन अगर नहीं फुलफिल कर पा रहा है तो फिर वो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाली कंडीशन हर जगह नहीं लगाते। थर्ड वाली कंडीशन कहां पे लगाते हैं, जब हमारे पास कंपाउंड के पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तब थर्ड वाली कंडीशन लगाते हैं। क्लियर? आप आज आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक पूरा मालूम हो चल गया होगा। अब कल इसमें जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो उसकी हम लोग बात करेंगे। आज के लेक्चर बहुत अच्छे से अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो कल आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, मीजो क्या होता है, डाइस्टीरियोमर क्या होता है, एनेंशियोमर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं ये कल हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? कोई डाउट? चलें आपके मैसेज पढ़ लिए जाएं। क्लियर 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 क्लियर। अबे तारीख कुछ तुम 0 0 लिख रहे थे, मतलब किसी की कोई कंप्लेन तो नहीं है? नहीं है, चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों से कल मुलाकात होती है।